गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा में अच्छा लिख रहे होंगे। ठीक है मैडम, अच्छा लिख रहे होंगे। और आज का जो सेशन है आपके सोशल साइंस से एक महा मैराथन क्लास है। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो 100% वादा है मेरा कि इसी से परीक्षा में कल पूछा जाएगा। कल के परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं तो इसे जरूर देख के जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चे हैं वे सारे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि यह जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा किसका आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, पादरी सामंत की या विद्वानों की? तो सबको पता होगा कि जालवेरिन जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह जो संस्था है यह है व्यापारियों की। ठीक है, व्यापारियों की संस्था है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट है। यस ना। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ इटली को, फ्रांस को, ब्रिटेन को या फिर तुर्की को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? कॉमरेड नामक जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने, मोहम्मद अली ने, लाला हरदयाल ने या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने? किसने किया था कॉमरेड का प्रकाशन? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति जो थी वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये किस देश में अवस्थित है? कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में या फिर थाईलैंड में? तो आपको बताना है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वह किस देश में अवस्थित है, किस देश में वो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया नामक देश में अवस्थित है। छठा प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था पूछा जा रहा है। पूना समझौता के बारे में ऑप्शन है 23 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 24 अक्टूबर 1932 या फिर 26 सितंबर 1932। आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? 24 सितंबर 1932 या 24 अक्टूबर। हुआ था तो 24 तारीख को ही, लेकिन यहाँ सितंबर है या अक्टूबर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 सितंबर। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, जिसे हम पूना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? किस समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? पूछा जा रहा है कि किस समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि हमारे जो हिंदी का जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल, जिसे हम हिंदी में चैत माह कहते हैं। ठीक है, साल की शुरुआत उसी से होती है। तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी 1 अप्रैल से ही होती है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बुलाए जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। तो यहाँ पूछा जा रहा ऑप्शन में कि अनुबंधित मजदूर यानी बंधुआ मजदूर भी हम कह सकते हैं, रोगियों को, छिपकली को या फिर अंग्रेजों को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर। गिरमिटिया जो थे वो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? यानी कह सकते हैं छापाखाना की, है ना, शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में या फिर अमेरिका में? तो मुद्रण की शुरुआत उसी देश में होगी जहां पे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, इसलिए मुद्रण या छापाखाना का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
10वां प्रश्न है, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये तो मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार चाइना में हुआ था, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि किसने किया था, है ना? छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है पी शेंग ने, गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने या फिर आर्कराइट ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग ने। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें सभी। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत ये सभी हैं, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? ऑप्शन है 80%, 75%, 65% या फिर 86%। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 80%, 75%, 65% या फिर 86%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80%। यानी बिहार राज्य की 80% जो जनसंख्या है वह कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय जिसे हम लेन देन भी कहते हैं, उसका सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा माध्यम क्या है? वस्तु है, वस्तुओं का लेन देन, चेक का लेन देन, प्रतिज्ञा पत्र या फिर मुद्रा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा, है ना? विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो है मुद्रा। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? समय पूछा जा रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। पूछा जा रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? तो उस जगह का नाम था रियो द जेनेरो। ये उस जगह का नाम था जहां पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सन 1992 में। और इस सम्मेलन में पृथ्वी को कैसे प्रदूषित होने से बचाया जाए, कैसे पृथ्वी को सुरक्षित रखा जाए, इस बात पे चर्चा की गई थी। यही मेन पॉइंट था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी होता है? यानी यहाँ 4 वनों के नाम दिए हुए हैं, पतझड़ वन है, डेल्टाई वन है, कटीले वन है या फिर सदाबहार वन है। तो पूछा जा रहा है कि ये चारों प्रकार के जो वन क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक कौन सा उपयोगी होता है ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन। सदाबहार वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आसपास के जो देश हैं, उन देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा अमीर कह सकते हैं। भारत के आसपास के जो देश हैं उन देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है पाकिस्तान की, तो ये तो होगा ही नहीं, बांग्लादेश की, श्रीलंका की या फिर नेपाल की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। इनमें द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस है? आपको बताना है कि द्वितीयक ऊर्जा का इसमें उदाहरण कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस द्वितीयक गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसा हुआ था जिसमें बहुत से लोग उससे संक्रमित हुए थे, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, है ना? तो पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ऑप्शन है 3 दिसंबर 1883 ईस्वी, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी, सॉरी यहाँ 1983 है, 1984 ईस्वी, 3 जनवरी 1974 ईस्वी में या फिर 3 जनवरी 1984 ईस्वी। तो सही आंसर होगा आपका 3 दिसंबर 1984। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही कहना गलत होगा क्योंकि ये 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख,
3 दिन तक ये रिसाव जो था वो थोड़ा थोड़ा होते रह गया था। वहां पे लोग जाने से डर रहे थे क्योंकि उनको दम घुटने का उन्हें ज्यादा खतरा था। फेफड़े को ही ये संक्रमित कर देता था ये गैस। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? भूकंप जब आता है तो वहां से ऊपर की ओर यानी पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर दिशा में केंद्र का क्या नाम है? उस केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र, है ना। ये सतह पर पूछा जा रहा है, पृथ्वी की सतह पर, तो सही आंसर होगा अधिकेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ये जो 4 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, जापान या बांग्लादेश, तो इन चारों देशों में किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। वैसे बाढ़ तो हर जगह आती है, हर देश में आती है लगभग, है ना, लेकिन बांग्लादेश जो कि भारत के आसपास ही है, भारत का पड़ोसी देश है, उसे बाढ़ का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांवड़ झील किस जिले में है? कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य, ये आपने नाम सुना होगा, हमारे बिहार में ही है। तो पूछा जा रहा है कि कांवड़ झील जो है वो किस जिले में है? पटना में है, बेगूसराय में है, भागलपुर में है या फिर पूर्णिया में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। कांवड़ झील अभयारण्य जो है वह बेगूसराय नामक जिले में है और इसे हम गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की चर्चा की गई है। तो सीढ़ीनुमा खेती जो है वो पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे भूमि काफी समतल नहीं होती है ना, और पहाड़ी नुमा होती है, उथल पुथल होती है, तो वहीं पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर देखें, है ना, इन चारों राज्यों में, तो सबसे ज्यादा इस प्रकार की जो भूमि है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा या सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? सबसे पहले भारत के किस जगह पर, है ना, किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम में, नरोड़ा में, राणा प्रताप सागर में या फिर तारापुर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो था वो तारापुर में ही स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना, सुने होंगे इसके बारे में आपने कई बार। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं, सतलज है, नर्मदा है, गंगा है या सिंधु। तो बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, भाखड़ा नांगल बांध जिसे हम सबसे ऊंचा बांध कहते हैं, तो ये किस पे है, किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन है 15%, 21%, 30% या फिर 7%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। ठीक है, बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, तो ये तो मानव जनित आपदा है ही। आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। लेकिन महामारी, है ना, महामारी जो है यह मानव जनित आपदा नहीं है, सॉरी, मानव जनित आपदा नहीं है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महामारी। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो सन 1976 से पहले शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत ही रखा गया था, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान के जो सूची है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए है? ऑप्शन है 50%, 25%, 33% या फिर 20%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बिहार से हुई थी, आंध्र प्रदेश से हुई थी, राजस्थान से हुई थी या फिर केरल से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान नामक राज्य से हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, ये 30वां प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? यानी राजनीति के क्षेत्र में देखें तो जो दलीय व्यवस्था है वह किस प्रकार की है? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जदयू है, और भी कई पार्टियां हैं जिसका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है ना, बसपा है। तो हमारे यहाँ बिहार में तो यही 3 प्रमुख है, भाजपा, जदयू और राजद, है ना, राजद है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है? उपभोग के द्वारा, विनिमय के द्वारा, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा या फिर वितरण के द्वारा? आपको बताना है कि इनमें से राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उत्पादक जो क्रियाएं होती हैं उसी से राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? चिपको आंदोलन जो था वो किस उद्देश्य से चलाया गया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आपने, कि नाम था उनका सुंदर लाल बहुगुणा। ये आपको जरूर याद होना चाहिए ना, अगर आप 10th में है तो ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। 10th में क्या इससे आगे या पीछे भी है तो भी आपको ये चीज याद होना चाहिए ना। थोड़ा सा सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े हुए थे ये। तो पूछा जा रहा है कि किस उद्देश्य से ये आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, नशाबंदी के उद्देश्य से, भंगी मुक्ति या फिर सुशासन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये आंदोलन जो था वो चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रामाणिक संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किस संस्था के द्वारा होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय योजना आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रामाणिक संस्था है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में पाया जाता है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में या फिर स्विट्जरलैंड में? चलिए आपको बताना है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वैसे हमारे यहाँ भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? बताना है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो दिए हुए हैं बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई, लेकिन सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये बेंगलुरु शहर है, सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे आगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं विश्व बैंक, IMF, UNO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना, ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये भी हम देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था, तो वो संस्था है हमारा WTO, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हिंदी में देखें तो इसका हिंदी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ना, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1900 बोलने में कुछ कंफ्यूजन हो गया, यहाँ है 1981 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। आपको बताना है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा 1993 यानी 1993 ईस्वी में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर को, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि डेट भी पूछते, ठीक है। 10 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी, 10 अक्टूबर 1993, है ना। इस दिन मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो था वो पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? उपभोक्ता को कितना आवेदन शुल्क देना पड़ता है उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि क्या 50 रुपए, 10 रुपए, 70 रुपए या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है ये होता है निःशुल्क, है ना, निःशुल्क होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन है स्थल, समुद्र, आसमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। सुनामी जो है यह समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसी का नाम ये सुनामी हम इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये समुद्र के किनारे आता है, वैसे इसकी लहरें आती है, काफी ऊंची लहरें उठती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? पूछा जा रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका भूकंप केंद्र, वैसे हम इसको कहेंगे भूकंप उद्गम, है ना, भूकंप उद्गम केंद्र, ठीक है, जहां से भूकंप की शुरुआत हो रही है ना, जहां से उसका जन्म हो रहा है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या फिर 1949 ईस्वी में। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, काली मृदा यानी काली मिट्टी जो है उसका दूसरा नाम क्या है?
बलुई मिट्टी, रेगूर मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? क्या नाम है उसका? काली मृदा का दूसरा नाम आंसर होगा रेगूर मृदा। यह रेगूर मिट्टी जो है वही काली मृदा का भी वही नाम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, पशुपालन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर जल विद्युत उत्पादन से? आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, SHG का विस्तारित रूप क्या है? SHG, ठीक है, पूछा जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टेट हाईवे गली, स्टेट होम गार्ड या फिर इनमें सभी। तो SHG का अर्थ होता है स्वयं सहायता समूह, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हिंदी में देखेंगे तो हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। तो SHG का फुल फॉर्म क्या होगा? विस्तारित रूप सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? 100 दिनों की, 200 दिनों की, 260 दिनों की या फिर 150 दिनों की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों की, है ना। मनरेगा योजना अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? इनमें से किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या फिर इनमें से सभी को? तो देखिए, कृषि क्षेत्र ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जो है वो हमारा ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इनमें से किस यंत्र की मदद ली जाती है? कब? जब भूकंप वगैरह आता है और कोई घर या बिल्डिंग ढह गया है ना, तो उसके नीचे जो मलबे में दबे लोग हैं उनकी जानकारी के लिए, उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दूरबीन, हेलीकॉप्टर, इंफ्रारेड कैमरा या फिर टेलीस्कोप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वैसे भारत की अगर देखा जाए पॉलिटिकल रूप से, है ना, या शासन व्यवस्था के तौर पर, तो ये तो हमारी दिल्ली है भारत की राजधानी। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है वित्तीय राजधानी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत की अगर वित्तीय राजधानी पूछी जाए तो ये होगी मुंबई। अगला प्रश्न है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में या फिर जून 1848 ईस्वी में? आपको बताना है कि कब हुआ था। मेटरनिख का पतन किस तिथि को हुआ था? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में या फिर जून 1848 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मई 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में? बताना है कब हुई थी वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1945 में। 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग या साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्या था ये साइमन कमीशन? क्या था साइमन कमीशन? कुछ विदेशी कह सकते हैं, विदेशी अफसरों का समूह था जो ये देखने आए थे यहाँ पे भारत में, जिन्हें देखने के लिए बुलाया गया था कि क्या भारतवासी अपने देश को चलाने में सक्षम है या नहीं। और इस दल में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसका विरोध हमारे भारत में हो रहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। तो पूछा जा रहा है कि वही साइमन आयोग भारत में कब आया? जनवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में, मार्च 1928 ईस्वी में, या फिर अप्रैल 1928 ईस्वी में? कब आया था साइमन कमीशन भारत में? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये आया था 3 फरवरी, है ना, 3 फरवरी को। 3 फरवरी को ये साइमन कमीशन या साइमन आयोग भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो पूछा जा रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या फिर चितरंजन दास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसे? सबसे ज्यादा हानि होती है इनमें, बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि किसे होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, या इनमें सभी को? तो सभी को तो वैसे होती ही हानि, लेकिन सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक हानि हमारे फसलों को होती है, क्योंकि फसल को एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाने में टाइम लगता है, और जो फसल तैयार नहीं हुई है उसे हटाना भी, खेत से हटा भी नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा मात्रा में अगर नुकसान देखा जाए तो फसलों को होता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कोलकाता में, पेरिस में, लंदन में, या फिर रोम में? तो अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले रेल का विकास तो कोलकाता में ही हुआ था, है ना। वैसे यही भूमिगत रेल की जो बात हो रही है, वैसे पहली रेल जो थी वो तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, किस देश में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में, ना। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं? सुनामी कब आता है ना। तो इसका सही आंसर होगा जब समुद्र में भूकंप आती है ना, भूकंप आता है समुद्र में, तो उसी समय सुनामी भी आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, या फिर बिस्मार्क? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट, उसने जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? विलियम वोल्ट्स के द्वारा, के हिकी के द्वारा, जेम्स सिल्क बकिंघम, या फिर जॉन एडम्स? किसके द्वारा किया था आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में? क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विलियम वोल्ट्स। विलियम वोल्ट्स के द्वारा आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसके अनुसार कोई भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छापे जाएंगे, ठीक है। तो वही था ये एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो पूछा जा रहा है ये किस वायसराय के समय पारित हुआ? ऑप्शन है इरविन के,
लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड लिटन के या फिर लॉर्ड रिपन के। तो बताना है आपको इनमें से किसके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिटन है। लॉर्ड लिटन जो था उसी के समय में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सबसे कीमती पूछा जा रहा है और नवीकरणीय संसाधन है। इनमें से सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन कौन है? जल है, पवन है, वन है या फिर खनिज है। और नवीकरणीय मतलब जिसका पुनः उपयोग न हो सके और जो खत्म हो जाए तो फाइनल खत्म हो जाए। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, खनिज, है ना। सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन खनिज ही है। अगला प्रश्न हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी हमारी होती है उसको क्या कहा जाता है? बांगड़, खादर, भांवर या फिर रेगुर। तो सही आंसर होगा इसका भामर, है ना, यहाँ म होना चाहिए। ठीक है, भामर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको भामर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है? भारत में पूछा जा रहा है कि भारत के जितने हमारे राज्य हैं भारत में, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा वनों का विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन विस्तार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? कब सूखे की स्थिति आती है? अचानक, एकाएक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे धीरे आती है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि सूखे की जो स्थिति है वह किस प्रकार आती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे, एकाएक नहीं आती है। सूखे की जो स्थिति है वह धीरे धीरे, बारिश नहीं होगी और इस प्रकार धरती में जो जल का लेवल है यह काफी नीचे चला जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? पंचायती राज अधिनियम जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? बताना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243 या फिर अनुच्छेद 244। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी, यही पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान में, इसी अनुच्छेद में ये चीज सम्मिलित है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? हमारे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है? यहाँ जो 4 राज्य के नाम दिए हैं उनमें विशाल तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र है जो समुद्र के निकट है? ऑप्शन है विजयनगर, बोकारो, भिलाई या फिर विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम, है ना। ये कहाँ है? ये इस्पात केंद्र जो वो समुद्र के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? दिसंबर, कब हुई थी ये? दिसंबर 1984, 1984 ईस्वी में हुई थी, है ना। पूछा जा रहा है कि भोपाल में जिस गैस का रिसाव हुआ था, जो भोपाल गैस त्रासदी में, वो कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी या फिर सल्फर डाइऑक्साइड थी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वह किन शहरों को नहीं जोड़ता? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है हमारे 4 जो मुख्य शहर हैं उनको जोड़ने का काम करता है। दिल्ली, चेन्नई, असम और
हमारा क्या कहें दक्षिण भारत, ये पश्चिम भारत का कोई राज्य। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, नहीं जुड़ता है उससे। तो दिल्ली कलकत्ता हो गया ये, है ना। तो सही आंसर होगा इसका गुवाहाटी, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वह गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में सामान्यतः कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है। ऑप्शन है 55%, 60%, 65% या फिर 70%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। अगला प्रश्न हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य जो है हमारे बिहार से अलग हुआ, इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000 या फिर 18 नवंबर सन 2000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड राज्य को अलग कर एक अन्य राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ व्यक्तियों के और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति रंग भेद के विरोधी नहीं थे, है ना। तो किंग मार्टिन लूथर तो थे ही, महात्मा गांधी भी थे, टॉम स्मिथ एवं जॉन कार्लोस भी थे। हाँ, जेड गुडी जो थे वो नहीं थे, है ना। जेड गुडी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, राज्य सूची के अंतर्गत यह 1976 के पहले आता था लेकिन अब नहीं आता, केंद्र सूची के अंतर्गत भी नहीं है और अवशेषाधिकार के अंतर्गत भी नहीं है। शिक्षा का अधिकार जो है ना, संघीय व्यवस्था में शिक्षा पूछा जा रहा है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में विधि संपत्त शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि संपत्त शासन किसकी देन है? बार्ड ब्राइस, डायसी, गार्डनर या फिर हॉब्स। पूछा जा रहा है विधि संपत्त शासन व्यवस्था किसकी देन है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायसी। पूरा ईयर रहेगा, है ना, डायसी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? शिमला के, मैसूर के, इनमें से कोई नहीं, या फिर कश्मीर के। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। उन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता था, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण इनमें से किसे माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को? किसे माना जाता है लोकतंत्र का प्राण? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दलों को। जो भी राजनीतिक दल है हमारे यहाँ, उन्हें लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र इनमें से कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है या फिर जादूगोरा है? पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र इसमें से कौन है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोरा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोरा, जो कहाँ है? जो कि हमारे बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड में अवस्थित है। आप बताइए झारखंड बिहार से किस दिशा में अवस्थित है? ये क्वेश्चन आप लोग सोचिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? 342 है, 343 है, 542, 544, 543 या फिर 545, है ना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 543, लेकिन 2 सीटें एक्स्ट्रा भी हमारे यहाँ होती है ना। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह किसका कथन है? बताना है यह कथन किसका है। कार्यपालिका में क्या होनी चाहिए? कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए। विधायिका में क्या होना चाहिए? तो विधायिका में दूरदर्शिता। और न्यायपालिका में क्या होना चाहिए? सत्य के प्रति निष्ठा और संयम।
ठीक है, तो बताना है यह किसने कहा था, किसका कथन है ये। ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन या फिर जॉर्ज वाशिंगटन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा जरूर होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 78वां प्रश्न हमारा है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, है ना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। हमारे राज्य बिहार में आय का सर्वाधिक योगदान किसका होता है। औद्योगिक क्षेत्र का होता है, कृषि क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र का होता है या इनमें से किसी का नहीं। तो हमारे बिहार की आय में सर्वाधिक आय जो है यह होता है आपका कृषि क्षेत्र में, है ना। कृषि क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक आय जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति की आय में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, कमी होती है या वो बराबर रहती है। कुछ नहीं होता। पूछा जा रहा है कमी होती है, वृद्धि होती है, दोनों होता है या कोई नहीं, है ना। तो सही आंसर क्या होगा इसका, अगर देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है। वियना जो है वो किस देश की राजधानी है। फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, ऑस्ट्रिया की है या फिर रूस की है। वियना किस देश की राजधानी है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। मेजनी था, गैरिबाल्डी था, विक्टर इमानुएल था या मुसोलिनी था। तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो मेजनी था। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने ही की थी। अगला प्रश्न है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, है ना, या इनमें से सभी। किस क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक विकास हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र में, है ना। सेवा क्षेत्र में बिहार का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है। वस्तुओं को मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह या फिर इनमें से सभी, है ना। पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर होगा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, एक जगह से दूसरे जगह जाके व्यापार करना, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सोपानी कृषि पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जिसे हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी झारखंड नहीं, ये है उत्तराखंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है। ऑप्शन है मुख्य प्रकार क्या है। मापतौल में कमी होती है, मिलावट होती है, भ्रामक प्रचार होते हैं, इनमें से सभी। तो उपभोक्ताओं का जो शोषण होता है वो हर तरह से होता है, मिलावट भी होती है, मापतौल में कमी भी होती है और भ्रामक प्रचार भी किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है। आतंकवाद पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन है मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा, कृत्रिम आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि इनमें से कौन सी आपदा है ये, है ना। आतंकवाद
तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जनित आपदा। ये आतंकवाद जो है यह मनुष्य के कारण ही होता है, मनुष्य इसको जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए क्या जिम्मेदार है? इसमें वर्षा में कमी, भूकंप या फिर बाढ़ या ज्वालामुखी। पूछा जा रहा है कि सूखे के लिए इसमें कौन जिम्मेदार है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा में कमी। सूखे के लिए क्या जिम्मेदार है? तो वर्षा में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन? इटली और जर्मनी। ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। कौन पूछा जा रहा है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर होगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर डी, यूरोप, है ना। वर्तमान में इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार किसे कहा जाता है? रूस में जार किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, सम्राट को, सेनापति को या फिर साम्राज्ञी को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट। यानी जो राजा होता है रूस में उसी को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। और साम्राज्ञी क्या है? तो सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द है साम्राज्ञी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कहाँ हुआ था वो अधिवेशन? ऑप्शन है लाहौर, लखनऊ, बंबई या फिर गया। कहाँ पे वो अधिवेशन हुआ था? कब हुआ था? जहां पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था हम आपका लाहौर में ना। लाहौर में हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1954, 1947, 1753 या फिर 1854। आपको बताना है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 अक्टूबर 1954, है ना। 1954 में ही हुई थी। कब? 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जल, कोयला, पेट्रोलियम या फिर सूर्य की किरणें। इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? आपको बताना है कौन होगा इसमें गैर परंपरागत स्रोत पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की किरणें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं एक स्तरीय, द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय, है ना। बिहार में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं वो कितने स्तर की होती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय, है ना। मतलब एक ग्राम पंचायत स्तर पे, दूसरा होता है प्रखंड स्तर पे और तीसरा जिला स्तर पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? हमारे भारत में तो है बहुदलीय व्यवस्था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ना। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय जब लगे, बाढ़ आने लगे, है ना, अपने घर के आसपास, तो उस समय किस जगह पे जाना सर्वाधिक उचित होगा? ऑप्शन है ऊंची भूमि पर वाले स्थान, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर या फिर खेतों में। तो सही आंसर होगा इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि वाली स्थान पर। बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि
कब हुई थी? 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में या फिर 1864 ईस्वी में। आपको बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा 10 मई 1871। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है ना? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक को हम बीमारू राज्य नहीं कहते, बाकी सब तो ये सब बीमारू राज्य ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम एनजीओ भी कहते हैं, ये कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था जो है वो, उसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसकी स्थापना जो थी वो 27 सितंबर 1925 है ना, 1925 ईस्वी में 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। क्या कहते हैं उसको? एनएससी कहते हैं ना, एनएससी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है आज के वीडियो का। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं है, सरसों है, चावल है या मटर है? इन चारों में खरीफ फसल कौन है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। खरीफ फसल किसे कहते हैं हम? खरीफ फसल जो हम बरसात में उगाते हैं उसको हम खरीफ फसल कहते हैं, और जो ठंडे के मौसम में उगाते हैं उसको हम रबी फसल कहते हैं, और जो गर्मी में उगे उसको जायद या गर्म फसल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलिए, तो आज के जितने भी प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे आज के वीडियो में सामाजिक विज्ञान के, और ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और अच्छे से इसको याद कर लिया है तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि कल आप देखिएगा कि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो के जो क्वेश्चन है उनमें शामिल होंगे, है ना, उनमें से जरूर आएंगे। तो वीडियो को फिर एक बार देख लीजिएगा 1-2 बार, ताकि आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए और जितना हो सके अपना खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो चलिए, कल तक के लिए मिलते हैं मेरे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।